नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के बारे में। डियर फ्रेंड्स, क्या आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स या फिर प्रक्रिया चालू कर दी गई है? और ऐसे में कहीं ना कहीं बैंक या फिर एनबीएफसी ने प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर के समक्ष के सामने दोस्तों इंटरिम मेजर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई अंडर सेक्शन 17 में। अब हुआ क्या, आगे चलकर आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में दोस्तों प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर ने दोस्तों आपके खिलाफ में इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया अंडर सेक्शन 17 में। अब हुआ क्या, उस ऑर्डर में लिखा था कि फला फला इस लोन के बोरोवर का बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाए। इस पैन कार्ड नंबर से, इस पैन कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट्स लिंक हैं उन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए दोस्तों। और साथ ही साथ उस इंटरिम ऑर्डर में यह भी लिखा था कि इस लोन डिफॉल्टर की सैलरी को पर्टिकुलरली इतने अमाउंट तक अटैच कर लिया जाए। और साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा था कि इस लोन डिफॉल्टर के पास जो भी चल संपत्तियां हैं, इस लोन बोरोवर के पास जो भी चल संपत्तियां हैं, मोबाइल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी जो भी है, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया जाए दोस्तों। तो इस प्रकार का ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर उस लोन बोरोवर, लोन डिफॉल्टर के खिलाफ के अगेंस्ट में आ गया दोस्तों, इंटरिम ऑर्डर अंडर सेक्शन 17 में। अब हुआ क्या, बैंक और एनबीएफसी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो भी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने किया क्या, इस इंटरिम ऑर्डर की कॉपी को लेके जाकर आपका जो बैंक है, उस बैंक के जो भी मैनेजर हैं, उनके पास इस इंटरिम ऑर्डर को सबमिट किया। उनके पास एक एप्लीकेशन लगाई और ये कहा कि सर जी, इस लोन बोरोवर, ये जो आपका अकाउंट होल्डर है, इसके खिलाफ में इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है अंडर सेक्शन 17 में, तो इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए इस ऑर्डर के तहत। उसके बाद हुआ क्या, फिर बैंक और एनबीएफसी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जो भी ऑफिशियल्स थे, वो कहाँ चले गए, आपका जो वर्किंग प्लेस है, आप जहाँ पे काम धंधा, आप जहाँ पे जॉब करते थे, आपके एम्प्लॉयर के पास, आपके बॉस के पास, और वहां पर भी जाकर इन्होंने क्या किया, उस इंटरिम ऑर्डर की कॉपी को वहां पे सबमिट किया। वहां भी एक पोलाइट, एक हम्बल, एक एप्लीकेशन लिखा कि इस आपका ये जो एम्प्लॉय है, ये जो लोन का बोरोवर है, इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में इंटरिम ऑर्डर पास हुआ है अंडर सेक्शन 17 में, और इस ऑर्डर में लिखा है कि इसकी सैलरी को इतने लेवल तक, इतने अमाउंट तक अटैच कर लिया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी सैलरी को अटैच करके जो भी अमाउंट आता है आप हमारे पास जमा करिए, हमारे पास डिपॉजिट करिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑर्डर आ गया, और साथ ही साथ आपकी जो चल संपत्तियां हैं, जो आपकी मोबाइल प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी कब्जे में लेने की बात कही गई। तो दोस्तों, ये जो भी इंटरिम ऑर्डर में जो भी ऑर्डर्स पास हुए हैं ना, ये सारे के सारे ऑर्डर्स दोस्तों टेम्पररी इन नेचर होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं दोस्तों। जब तक ये केस चलता रहेगा तब तक ये इफेक्टिव होंगे। उसके बाद एक बार अगर फाइनल अवार्ड पास हो गया तो फिर ये, इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या पता है, फ्यूचर में, फ्यूचर की जो एक जस्टिस को सिक्योर करने के लिए ये किया जा रहा है टेम्पररी बेसिस पर, ठीक है। दिस इज नॉट अ फाइनल, ये कोई अंतिम दोस्तों ऑर्डर या फिर अवार्ड नहीं है। अब ऐसे में यदि इस प्रकार का कोई भी ऑर्डर आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में आ जाता है, तो आप काफी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई अब क्या होगा आगे, लगता है आपका सब कुछ खत्म, मेरा जो पैसा बैंक अकाउंट में रखा हुआ है सब कुछ पूरा खत्म, पूरा फ्रिज हो गया, पूरा अटैच हो गया, मेरी सैलरी, मेरा जॉब सब खत्म पूरा, अब मुझे सैलरी मेरे हाथ में नहीं आएगी। तो इस प्रकार का जो डर है आपके अंदर पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। देखिए होता क्या है ना, ये इंटरिम ऑर्डर जो पास होता है ना, वो बाइंडिंग होता है। इसीलिए क्या करते हैं बैंक और एनबीएफसी वाले, तुरंत इमीडिएटली जाके आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक में जाकर उस इंटरिम ऑर्डर को सबमिट कर देते हैं, और आपके एम्प्लॉयर के पास, आपके बॉस के पास जाकर उस इंटरिम ऑर्डर को दिखा देते हैं। तो इसलिए तुरंत इमीडिएटली आपका बैंक अकाउंट सीज और फ्रीज हो जाता है, और आपकी सैलरी अटैच हो जाती है। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं दोस्तों, हर एक चीज का सोल्यूशन है, हर एक चीज का हल है दोस्तों। मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर इसके संबंध में डिटेल्ड में और विस्तार में बताऊं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपके दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर देना दोस्तों। यदि मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी शंका है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं इस मामले में, यदि आपके खिलाफ में कोई इंटरिम ऑर्डर पास हो गया है अंडर सेक्शन 17 में, और यदि आप कोई रेमेडी, कोई हल, कोई सोल्यूशन चाहते हैं, आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियोस को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप आधा अधूरा बीच में छोड़ के भाग जाएंगे
तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी और आपको इसका फाइनल अंतिम सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा दोस्तों, और आप इसी तरीके से परेशान रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। सो आइए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यदि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में कोई भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया यदि चलाई जा रही है, तो इसके संबंध में सबसे पहले दोस्तों आपको प्री आर्बिट्रेशन की एक नोटिस आती है दोस्तों। आपको इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की एक नोटिस आती है अंडर सेक्शन 21 में। तो इसके संबंध में जब आपको जानकारी मिलती है ना, तो आपको तुरंत इमीडिएटली इसमें आपको ऑब्जेक्शन आपका फाइल करना चाहिए, आपको आपका विरोध आपको फाइल करना चाहिए दोस्तों। यदि कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस आ रही है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की नोटिस आ रही है, तो इसमें आपको तुरंत इमीडिएटली आपका लिखित ऑब्जेक्शन आपको फाइल करना चाहिए दोस्तों। फाइल ना करने से होता क्या है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं, फिर भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है, तो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया है, आपका विरोध किया है, तो दोस्तों चीजें रिकॉर्ड में चली गई हैं, आपके पास भी प्रूफ एविडेंस है, आपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से, आपने ऑफिशियल ईमेल आईडी, उनके ईमेल आईडी पर आपने भेजा है, तो आपके पास भी एक रिकॉर्ड मेंटेन है। तो ऑब्जेक्शन जरूर फाइल करिए। और जब आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं ना दोस्तों, तो ऑब्जेक्शन फाइल करने का जो एक प्रोसेस होता है कि कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, किसके पास भेजना है, ये भी आपका सही होना चाहिए। तो दोस्तों आपका ऑब्जेक्शन जो भी प्रिसाइडिंग जो आर्बिट्रेटर हैं, उनके ईमेल आईडी पर आपका ऑब्जेक्शन जाना चाहिए, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से। यदि आर्बिट्रेटर का कोई एड्रेस कोई मेंशन है, उनका ऑफिस का कोई एड्रेस मेंशन है, तो उनके एड्रेस पर भी दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिए। और उस ऑब्जेक्शन की एक कॉपी आपको बैंक और एनबीएफसी के रजिस्टर्ड एड्रेस पर या फिर ब्रांच ऑफिस पर एक कॉपी आपको जरूर भेज देना चाहिए। बैंक और एनबीएफसी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी एक कॉपी आपको जरूर भेज देना चाहिए। तो आपका ऑब्जेक्शन जो भी है उन तक पहुंचना चाहिए। प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर, ऑनरेबल आर्बिट्रेटर के पास आपका ऑब्जेक्शन पहुंचना चाहिए, आपका ऑब्जेक्शन बैंक और एनबीएफसी के पास पहुंचना चाहिए, वहां पे डिलीवर्ड दिखाना चाहिए दोस्तों। यदि आपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा है, तो ऑनलाइन ट्रैकिंग डिलीवरी रिपोर्ट को देखिए दोस्तों, तो ये सब चेक करिए, उनके पास जाना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, आपका पहुंच गया। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता, वो इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर करने से और ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करने से दिक्कत समस्याएं बढ़ जाती हैं, और वो आगे चलकर फिर आपके खिलाफ में इस प्रकार का इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जाता है। चलिए ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया या फिर नहीं फाइल किया, तो हुआ क्या, आगे चलकर जोर जबरदस्ती यूनिलैटरल तरीके से एक तरफा एक्स पार्टे वन साइडेड आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया अंडर सेक्शन 17 में। ठीक है, इस कानून के तहत द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के कानून के तहत तो प्रिसाइडिंग जो आर्बिट्रेटर हैं, जो ऑनरेबल जो आर्बिट्रेटर हैं, उन्होंने आपके खिलाफ में इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया। चलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। देखिए, बैंक और एनबीएफसी इंटरिम मेजर्स लेना चाहती है, अंतरिम राहत लेना चाहती है, इसलिए उन्होंने क्या किया, तुरंत इमीडिएटली आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स जब स्टार्ट हुई, तो उन्होंने इनिशियली शुरुआती तौर पर ही इस प्रकार का एप्लीकेशन लगा दिया इंटरिम मेजर्स का कि भैया हमें कुछ अंतरिम राहत दे दिया जाए। तो उन्होंने अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपनी अमाउंट को सिक्योर करने के लिए कि भाई उनको फ्यूचर में जब यदि कोई आर्बिट्रल अवार्ड लोन बॉरोवर के खिलाफ में आ जाए, तो उनको प्रॉपर जस्टिस मिल सके, उनका अमाउंट सिक्योर हो, उनको पैसे मिल जाए, जो लोन का बोरोवर है, जो लोन का डिफॉल्टर है, वो एसेट को, प्रॉपर्टी को, पैसे को यहां वहां पे छुपा ना दे, हाइड ना कर दे। तो इस चीज से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर के समक्ष वो इंटरिम मेजर्स, इंटरिम ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि यदि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया है अंडर सेक्शन 17 में, तो इसमें क्या रेमेडीज होंगी, इसमें आपको आगे क्या करना चाहिए, इसका बचाव क्या होगा दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। इस इंटरिम ऑर्डर को यदि आप खत्म करवाना चाहते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवाना चाहते हैं, आप अपनी सैलरी को जो अटैच हो गई थी उसको खत्म करवाना चाहते हैं दोस्तों, आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, आपको जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, और वहां पे जाके आपको दोस्तों, वहां पे आपका जो ऑब्जेक्शन है, आपका जो पिटीशन है दोस्तों, वहां पे जाके आपको अपील फाइल करना है, आपको चैलेंज करना है इस इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट में, के खिलाफ में। कहां पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां पे ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चलाई जा रही है, वहां पे उस जुरिस्डिक्शन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको दोस्तों अपील फाइल करनी इस ऑर्डर के खिलाफ में अंडर सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के तहत। सेक्शन याद रखें दोस्तों, अंडर सेक्शन 37 में आपको अपील फाइल करनी है।
आप यदि इसके खिलाफ में अपील फाइल करते हैं, आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं दोस्तों, तो आपको वहां से आपको रिलीफ, आपको मदद मिल सकती है दोस्तों। इस इंटरिम ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जा सकता है, इस पे स्टे मिल सकता है दोस्तों। इस इंटरिम ऑर्डर को क्रैश भी किया जा सकता है। यदि आपका ग्राउंड लीगली मजबूत होगा, आपके ग्राउंड लीगली एनफोर्सिएबल होंगे, आपके एडवोकेट साहब मजबूती से अपना डिफेंस रखेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली श्योरली दोस्तों आपका जो इंटरिम ऑर्डर जो आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में पास हुआ है, उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, उस पर आपको स्टे मिल जाएगा दोस्तों, उसको क्रैश कर दिया जाएगा। कुछ ना कुछ तो आपको रिलीफ मिल ही जाएगा, कहां से? फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन ये थोड़ी सी एक लंबी प्रक्रिया है, थोड़ी सी खर्चीली प्रक्रिया है दोस्तों, थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसीडिंग्स है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एडवोकेट साहब को हायर करो, उनको उनकी मोटी एक फीस दो, तो थोड़ी सी ये खर्चीली और टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस हो सकती है। सो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा सबसे इजी, सबसे सरल और एकदम कम खर्चीला वाला दोस्तों प्रोसेस, जिसमें आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। और ये जो इंटरिम ऑर्डर है, इसमें दोस्तों मॉडिफिकेशन, बदलाव, चेंजेस या फिर इस इंटरिम ऑर्डर को वहीं पर खत्म भी किया जा सकता है दोस्तों। यहां पे करना क्या है आपको, यदि आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया है तो जैसे ही आपके खिलाफ में इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जाता है फ्रॉम द ऑनरेबल आर्बिट्रेटर, प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर के द्वारा, आपको तुरंत दोस्तों इसके अंदर अगेन दोबारा वापस से आपको फ्रेश ऑब्जेक्शन फाइल करना है दोस्तों। आपने इसके पहले जो ऑब्जेक्शन फाइल किया था वो आपने फिजिकल कॉपी, आपने लेटर बनाकर उनको सबमिट कर दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। इस इंटरिम ऑर्डर को यदि आप रुकवाना चाहते हैं, इसमें रिकॉल करवाना चाहते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन, बदलाव करवाना चाहते हैं दोस्तों, यदि आपके पास कोई नए सर्कमस्टेंसेस, कोई नए फैक्ट यदि आपके पास आ गए हैं, कोई नए सबूत आ गए हैं दोस्तों, कोई नई ग्राउंड्स आ गई है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, जो प्रिसाइडिंग जो आर्बिट्रेटर साहब हैं उनके सामने आपको रिक्वेस्ट लगानी है दोस्तों, एक एप्लीकेशन लगानी है आपके एडवोकेट, आपके वकील के माध्यम से। रिक्वेस्ट में आप बताओगे कि सर ये जो इंटरिम ऑर्डर पास किया गया है ना, इसके संबंध में मैं कुछ अपना डिफेंस, कुछ मैं अपना सबमिशन रखना चाहता हूं। आपको वहां पे एक एप्लीकेशन देना दोस्तों, आपको दोबारा वापस से एक हियरिंग का मौका मिलेगा, दोबारा वापस से हो सकता है कि एक आपको आपके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोबारा वापस से आपके साथ में एक हियरिंग का आपको मौका मिलेगा दोस्तों। लेकिन ये ध्यान देना, सबमिशन सिर्फ आप रिटन सबमिशन कर दोगे, आप फिजिकल तरीके से लेटर बना के अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर दोगे, उससे इफेक्ट, उससे प्रभाव कुछ नहीं पड़ने वाला है। देखिए क्या होता है, इंटरिम ऑर्डर यदि पास हो गया है तो उसमें आपको एक बार जरूर प्रिसाइडिंग जो आर्बिट्रेटर हैं उनके समक्ष आपको पेश होके, आपके वकील साहब को पेश होके दोस्तों, मजबूती से आपको डिफेंस, आपके ग्राउंड्स रखने हैं उस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ में। देखिए क्या होता है, जो प्रिसाइडिंग जो आर्बिट्रेटर होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो उस इंटरिम ऑर्डर के अंदर बदलाव, चेंजेस, मॉडिफिकेशन, उसको दोबारा वापस से रिकंसीडर करना, वो सब कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन वहां पे आपको आपका ग्राउंड्स मजबूती से रखना पड़ेगा। अब ग्राउंड्स क्या रखोगे, आपको प्रॉपर नोटिस सर्व नहीं किया गया, ठीक है, आपको सुना नहीं गया, तो और बहुत सारे, देखिए क्या होता है ना, द आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट के कानून के अंदर, लॉ के अंदर ना बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए दोस्तों। आप उन ग्राउंड्स का उपयोग करते हुए दोस्तों आप अच्छे से, बढ़िया से, मजबूती से बहस करिए, आर्ग्यूमेंट्स करिए बिफोर द आर्बिट्रेटर। डेफिनेटली श्योरली दोस्तों आपको यहां से आपको कुछ थोड़ा बहुत तो आपको रिलीफ मिल ही जाएगा। यदि पूरा नहीं मिला, थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, ठीक है। कुछ जो आपका बैंक अकाउंट जो सीज किया गया, जो फ्रीज किया गया दोस्तों, उसमें कुछ अमाउंट कम कर दिया जाए, आपकी सैलरी जो ज्यादा पूरी तरीके से अटैच कर ली गई थी उसको हाफ कर दिया जाए, तो कुछ तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। लेकिन ये ध्यान देना कि आप जो आर्बिट्रेटर के पास जो आप एप्लीकेशन लगाओगे, वो आपको रिटन सबमिशन तो देना ही है, लेकिन आपको उनके सामने, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर फिजिकली उनके ऑफिस में, जहां प्रिसाइडिंग जो आर्बिट्रेटर साहब जहां पे बैठते हैं, आप वहां पे जाकर उनके सामने आप खड़े होके आप अपने आर्गुमेंट्स को मजबूती से रखिए। लेकिन उनको आपको सामने फेस टू फेस आपको आर्गुमेंट्स करना पड़ेगा और आप अपने ग्राउंड्स को रखिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट लगाइए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट लगाइए, ठीक है। और आर्बिट्रेशन एक्ट के कानून के बुक के अंदर, इस बुक के अंदर जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं दोस्तों आपके डिफेंस के लिए, आर्बिट्रेटर को चैलेंज करने के लिए जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं, अंडर सेक्शन 11, 12, 16, 21, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए दोस्तों, बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनका उपयोग करना है आपको, और बिफोर द आर्बिट्रेटर आपको मजबूती से आपके पक्ष को रखना है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, हाल ही में 2 दिन पहले हमने हमारे एक इसी मैटर में, सेम जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसी प्रोसेस के जरिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जाकर हमने क्या किया, बिफोर द आर्बिट्रेटर साहब के पास हमने अपनी
हमने रिक्वेस्ट अपनी एप्लीकेशन लगाई कि हमारे इस मैटर को दोबारा वापस से सुना जाए, हमको एक मौका दिया जाए। हमारे पास बहुत सारे न्यू फैक्ट्स हैं, न्यू सर्कमस्टेंसेस हैं, हमारे पास नए ग्राउंड्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को रखा हमने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीसी के जरिए हमने आर्बिट्रेटर के समक्ष हमने बढ़िया से आर्गुमेंट्स किए, हमने अपने अच्छे से डिफेंस मजबूती से रखे, तो हमको थोड़ा रिलीफ मिला और जो इंटरिम जो ऑर्डर था उसमें हमें मॉडिफिकेशन, बदलाव और चेंजेस करके दिया गया दोस्तों। तो ये हुआ क्या, यहाँ पे सिर्फ एक हियरिंग्स, एक तारीख दोबारा वापस से लेकर प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर के द्वारा हमने मजबूती से अपने ग्राउंड्स को रखा और मजबूती से अपने पक्ष को रखा दोस्तों, और हमें थोड़ा बहुत कुछ वहां से रिलीफ मिल गया और हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना पड़ा दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार किया क्या जाए। देखिए क्या होता है, आप रिटर्न में ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हो, तो ऐसा नहीं, यदि इंटरिम ऑर्डर पास हुआ तो एक बार आपको आर्बिट्रेटर के समक्ष आपको दोस्तों पेश होना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा फॉर मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन, रिकॉल या फिर रिकंसीडर करने के लिए आपके इस इंटरिम ऑर्डर के मैटर में अपीयर होकर अपने ग्राउंड्स को, अपने डिफेंस को मजबूती से रखिए, ठीक है, तब जाके थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल सकता है। और दोस्तों, यदि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में आगे चलकर यदि कोई आर्बिट्रल अवार्ड यदि पास कर दिया जाता है तो आप उसके लिए भी, आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, उसमें भी आप दोस्तों आगे जा सकते हैं। अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए दोस्तों, आप वहां पे जाके आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंटरिम ऑर्डर में अपील फाइल करना है तो अंडर सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, या फिर यदि आर्बिट्रल अवार्ड को आपको सेट असाइड करवाना है, खत्म करवाना है, स्टे लेना है दोस्तों, तो आपको जाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 34 द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के तहत आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप रेमेडीज और आप रिलीफ पा सकते हैं इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के तहत, यदि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में दोस्तों इंटरिम ऑर्डर या फिर आर्बिट्रल अवार्ड पास कर दिया गया है तो। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर से पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।